डेट है आज 12 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वन ओशन समिट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया, अपना संबोधन दिया, भाषण दिया। यहाँ पे और भी कई सारी गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी किया उनके हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने, जैसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा। इसको 9 से 11 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रांस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने भी कोऑपरेशन किया, सहयोग किया इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य या टारगेट? इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ लेके आना है ताकि जो ओशियन इकोसिस्टम है उसको हेल्दी और सस्टेनेबल रखा जा सके, यानी कि उसको प्रिजर्व करना है, बचाना है ओशियन इकोसिस्टम को। इसका मेन टारगेट यही है कि ओशन में जितने भी मैरिन इशू हैं, यानी कि समुद्र के जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, उनसे कॉम्बैट करना है। जैसे इलीगल फिशिंग है, यहाँ पे अवैध तरीके से फिशिंग होती है। डीकार्बनाइजिंग शिपिंग, शिपिंग से, पानी के जहाज़ वगैरह से या बोटिंग से जो भी कार्बन इमिशन होता है और पॉल्यूशन होता है ओशन इन्वायरमेंट में, उसको रिड्यूस करना है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करना है। तो इसमें सारा फोकस है कि हाई सीज में गवर्नेंस इंप्रूव करनी है। हाई सी का मतलब है जैसे अपना हिंदुस्तान है, इसकी बेस लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल तक जाओगे समुद्र में, नॉटिकल माइल तक, तो ये EEZ बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद वाला जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हाई सीज, 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड, यानी कि 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.85 किलोमीटर। तो 1.85 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस नॉटिकल माइल से तो आपका ये किलोमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है चिंतामणि पाड्डे नाटकम। ये एक नाटक है जो परफॉर्म की जाती है स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म की जाती है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म की जाती थी, लगभग 100 सालों से परफॉर्म की जा रही है। इसमें इस तरह से एक आदमी और एक औरत होती है जो परफॉर्म करते हैं। ये औरत है जो इसका नाम है चिंतामणि और ये आदमी है सुब्बी सेट्टी। इनकी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है ये परफॉर्मेंस। जो चिंतामणि नाटकम है ये 1920 में एक प्ले राइट लिखा गया था, एक बुक लिखी थी कालाकुरी नारायण राव ने। ये सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधार करता थे। इन्होंने चिंतामणि के बारे में लिखा। चिंतामणि के बारे में लिखा कि ये कोर्टेसन थी और डिवोटी थी लॉर्ड कृष्णा की। लॉर्ड कृष्णा की, कोर्टेसन का मतलब है रखेल, डिवोटी मतलब भक्त। इन्होंने मुक्ति पाई थी बाई सिंगिंग भजन, भजन गा के, भजन सिंग करके इन्होंने मुक्ति पाई थी, साल्वेशन पाई थी चिंतामणि जी ने। ये चिंतामणि देखो, ये सुब्बी सेठी ने भी ये कोट करके रखी थी, यानी कि कोटेशन थी उनकी भी। ये एक बिजनेसमैन थे सुब्बी सेठी, और ये बिजनेसमैन आर्य विश्या कम्युनिटी से आते थे। आर्य विश्या एक समुदाय है, एक कास्ट मान लो आंध्र प्रदेश में, वहाँ के ये बिजनेसमैन थे सुब्बी सेठी। लेकिन ये क्या है, इनके प्रेम में पागल हो गए थे चिंतामणि के, अट्रैक्शन की वजह से इनकी चिंतामणि की तरफ अट्रैक्शन हो गया इनका। इन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति लुटा दी, अपना परिवार वगैरह सब छोड़ दिया चिंतामणि के चक्कर में। तो इसलिए जो ये कम्युनिटी है आर्य विश्या कम्युनिटी, इसने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि जब ये ओरिजिनल प्ले परफॉर्म किया जाता था तो एक सोशल मैसेज देता था और प्योरली ये एंटरटेनमेंट के लिए होता था, यानी कि एक मनोरंजन के लिए, मतलब ओवर द ईयर ये मनोरंजन के लिए मॉडिफाइड कर दिया गया। जब ओरिजिनल प्ले था तो एक मैसेज देता था कि जो वाइसेस होते हैं, अवगुण, दोष, उनको मिटाया जा सके समाज में से। लेकिन ओवर द ईयर क्या हुआ, सिर्फ अब ये मनोरंजन के लिए होता है। और मनोरंजन के लिए भी इसमें ये होता है कि जो सुब्बी सेठी का जो कैरेक्टर है वो दिखाया जाता है कि इन्होंने कैसे अपने वाइसेस की वजह से, वाइसेस का मतलब होता है दोष या अवगुण या आप बुराइयां बोल सकते हो, अपने दोस्त की वजह से कैसे वेल्थ को, धन संपत्ति को लुटा दिया। तो मेन फोकस अब इसमें ये रहता है। इसकी वजह से आर्य विश्या कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से बहुत सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है ये आर्य विश्या कम्युनिटी, और अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है खैबर बस्टर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये ईरान की मिसाइल है, ईरान ने अभी ये लॉन्च की है, अनवेल की है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये इजराइल तक और यूएस के बेस बने हुए हैं जो इजराइल के आसपास, यहाँ पे इनको टारगेट कर सकती है, यानी कि यहाँ तक ये हिट कर सकती है, अटैक कर सकती है। इजराइल कहाँ है और ईरान कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा। ये भाई साहब ईरान आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और ये छोटा सा यहाँ पे इजराइल है पिंक कलर का। ये कई बार आपने देखा भी है, पता भी है आपको।
ये है भाई साहब मिसाइल, ये खैबर बस्तर। इसकी रेंज है 900 माइल्स तक है, 900 माइल्स तक इसकी रेंज है, और सॉलिड फ्यूल पे चलती है ये ईरान की लार्जेस्ट आर्सेनल ऑफ मिसाइल्स है मिडल ईस्ट में। वैसे भी ईरान के पास, देखो ये मिडल ईस्ट का जो एरिया है, ईरान के पास ये लार्जेस्ट मिसाइल है यहाँ पे, जो इतनी टारगेट तक हिट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। इंडियन आर्मी ने अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है ताकि जो एम्यूनिशन इन्वेंट्री है उसको टैग कर सके। एम्यूनिशन का मतलब होता है एक तरह से वीपन्स, हथियार वगैरह, आर्म्स। तो कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, हमें ये जानना है बस। ये रेडियो टेक्नोलॉजी का ये स्पेसिफिक टाइप है, ये रेडियो वेव्स को यूज करती है, रेडियो वेव्स को यूज करती है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। मान लो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर यहाँ से हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई व्हीकल है, या कोई वीपन्स रखे हुए हैं, या कोई फैक्ट्री है, या कोई मान लो यहाँ पे कोई हाउस बना रखा है, या कोई स्टोरेज हाउस बना रखा है जहाँ पे हथियार वगैरह रखे हुए हैं, एम्यूनिशन वगैरह। तो पता लगाना कि वो कहाँ पे, एक तरह से इसकी लोकेशन ये समझ लो, उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या है, जो टैग है इसमें एक ट्रांससीवर चिप लगी होती है। जैसे देखो आपने देखा होगा कि टोल होता है, टोल प्लाजा, उस पर जो गाड़ियाँ निकलती हैं तो गाड़ियों के जो फ्रंट शीशा होता है उस पर ना एक चिप लगी होती है, ऑटोमेटिक टोल कट जाता है जब भी गाड़ी निकलती है टोल से। तो ऐसी कुछ चिप है ये ट्रांसीवर चिप, जो लगी होगी ऑब्जेक्ट को जिसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रफिड से क्या है, रेडियो वेव्स निकाली जाती हैं, ट्रांसमिट की जाती हैं, और ये नंबर को आइडेंटिफाई करता है और फिर वापस भेज देता है वेव्स को। इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट या कोई भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब जहाँ पे कोई स्टोर रखा हुआ है, स्टोरेज है जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है वीपन्स वगैरह, हथियार वगैरह को, तो ये पता लगा सकती है इसके जरिए, रफिड टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान। आसियान प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आसियान एक ग्रुप है भाई साहब 10 कंट्रीज़ का, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में एक प्लेस है जकार्ता, पहले तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी इंडोनेशिया की जकार्ता, लेकिन इसको शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है इंडोनेशिया ने, अपनी कैपिटल शिफ्ट करेगा इंडोनेशिया। तो ये जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये आसियान है 10 कंट्रीज़ का नेशन है, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आती हैं, यही जो साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे ये म्यांमार से लेके इधर इंडोनेशिया तक, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो कंट्री हैं ये इसमें आती हैं 10 कंट्री। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने डिस्कशन किया है आसियान से कि ये FTA शुरू करना चाहता है इंडिया आसियान के साथ। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स में, दोनों मतलब मार्केट के बीच में, आसियान और इंडिया के बीच में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि ये 10 कंट्री और इंडिया के बीच में, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एक समझौता होता है, ये एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड का, दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में। जो भी मान लो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, उनको रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। यानी कि जैसे मान लो कोई लिमिट लगाना, कि कोई कंट्री इतनी लिमिट लगाती है कि मान लो 100 आइटम ही मुझे इंपोर्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं, तो ऐसी लिमिट को रिड्यूस करना, हटाना। या टैक्स बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना, या तो बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना जीरो, या बिल्कुल ही क्या है, जीरो के लगभग, यानी कि बहुत ही कम, ना के बराबर रखी जाती है, जिससे कि क्या है, ट्रेड ज़्यादा बढ़ सके, गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरी कंट्री में परचेज और सोल्ड कर सके। जो भी मान लो गवर्नमेंट के टैरिफ लगाती है, कोटा लगाती है, सब्सिडीज़ वगैरह या कोई और प्रोहिबिशन, ये सब जो ऐसी कैटेगरी हैं जो बैरियर बनती है, बाधा बनती है, उनको रिड्यूस करना होता है। एक तरह से जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड का कंसेप्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रोटेक्शनिज्म के बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रोटेक्शनिज्म में उल्टा करते हैं बिल्कुल, इसमें क्या टैक्स ड्यूटी वगैरह बढ़ा देते हैं, या इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म में भी यही सब करते हैं कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं, कोटा लिमिट वगैरह बढ़ा देते हैं। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखो आसियान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि देखो इंडिया की एक पॉलिसी है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी, या अब तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम हो गया उसका। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये है, जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन है
या ईस्ट नेशन है, इनके साथ कोऑपरेट करके हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का यह एरिया है, इलाका है, इस रीजन को डेवलप करना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये। और एक तरह से चाइना को भी काउंटर करने के लिए इसमें इन कंट्रीज से रिलेशन अच्छे होने ज़रूरी हैं। तो कई सारी वजह हैं जिनकी वजह से ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आसियान में आते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है जो अमेरिका, वो बार बार ये रिवाइज करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन है यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है, अग्रेशन चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। रशिया और यूक्रेन आप जानते हो भाई साहब कहाँ पे है, ये रशिया पूरा वॉयलेट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन। तो यहाँ पे आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि अभी अपनी मिसाइल वगैरह तैयार करके रख रखी है, रशिया ने अटैक कर सकता है ये यूक्रेन पे। और यूक्रेन का एक पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, ये भी 2014 में हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था रशिया ने यूक्रेन से, क्योंकि यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल रहते थे यूक्रेन में और वो सपोर्ट करते थे रशिया को, तो ये इसने हड़प लिया था इससे यूक्रेन से। तभी से यूएस और रशिया के बीच में ये थोड़ा चलता रहता है, एक दूसरे के बीच में तनातनी और युद्ध का माहौल चलता रहता है। और यूक्रेन देखो नाटो है जो उसको भी ज्वाइन करने वाला है। नाटो एक आपको पता है क्या है, वर्ल्ड वार के बाद जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था यूएस और रशिया के बीच में, तब ये फोर्स बनाई गई थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूक्रेन पहले तो देखो ये यूक्रेन बेलारूस वगैरह रशिया से ही अलग हुए थे जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में कोल्ड वार के बाद। लेकिन अब यूक्रेन क्या है, ये नाटो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नाटो को ज्वाइन करने के लिए ये अपना रुख दिखा रहा है। तो इस वजह से भी रशिया क्या है, इससे नाराज़ है कि भाई साहब आप ये जो कोल्ड वार समाप्त हो चुका है इसमें दोबारा से क्यों ये स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी सारी, और नाटो को ज्वाइन ना करने की सलाह देता है ये। इसी वजह से दोनों कंट्री के बीच में ये युद्ध की नौबत आने को हो गई है। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसी वजह से देखो इम्पोर्टेंट हो गया है यूएस के लिए भी। ऑलरेडी इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब है कि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये भाई साहब इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और इधर भी देखो ये वाला पैसिफिक ओशन ही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये वाला रीजन यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी, ये इसमें मेन है। तो इंडो पैसिफिक रीजन देखो चाइना का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन ओशन है इसमें यहाँ पे देखो, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले, ये इंडियन ओशन रीजन है। यहाँ पे देखो सी पैक जो है चाइना का और पाकिस्तान का एक तरह से एग्रीमेंट, ये सी पैक यहाँ से होकर निकलता है और ग्वाडर पोर्ट पे चाइना की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो ये इंडियन ओशन रीजन में भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना का। और इधर देखो साउथ चाइना सी में भी, इधर साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में ये इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ये करता रहता है, इन कंट्रीज़ के बीच में इनकी चलती रहती है भाई साहब, एक दूसरी कंट्रीज़ की आपस में तनातनी। तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस को भी रोकने के लिए यूएस के लिए और इंडिया के लिए भी ये इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन की, देखो इंडो पैसिफिक रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे देखो 2/3 से ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है पिछले 5 सालों में, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी यहाँ लगभग हाफ है, क्योंकि देखो इस रीजन में इंडिया चाइना आते हैं, इंडिया चाइना की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ही, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। यहाँ पे पीस की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मैरिन स्टेबिलिटी भी चाहिए, मैरिन सिक्योरिटी भी चाहिए। चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है यहाँ पे इंडियन ओशन में, एशिया में। तो क्वाड की जो कंट्री है इनका कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है। जो क्वाड 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब यहाँ पे आसानी से ट्रेड हो सके समुद्र के जरिए, समुद्री जहाज़ के जरिए, उपशिप के जरिए, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी ज़रूरी है। फ्री सी और एयर लाइन्स भी ज़रूरी है यहाँ पे कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को भी एक तरह से अपहोल्ड करना ज़रूरी है, सपोर्ट करना ज़रूरी है। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट।
इसके रोल और इम्प्लीकेशन क्या होंगे इंडिया के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। देखो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के क्या रोल है। इंडिया के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये बढ़ जाती है कि यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी के लिए ये इंडो पैसिफिक रीजन ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो वेस्टर्न शोर में यूनाइटेड स्टेट्स का वैसे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये वाला वेस्टर्न शोर है इंडियन ओशियन का। इस वाले रीजन में यूएस की प्रेजेंस है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इंडिया को यूएस के साथ, और यूएस को भी इस रीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूएस चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़े, और दूसरा यहाँ से जो क्या है ट्रेड वगैरह हो आसानी से हो। इंडिया भी ऑलवेज ये जो कंट्री आसपास की ये ग्रेट एम्बिशन दिखाता है अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। नेक्स्ट इसमें यह है कि इंडिया देखो ये चाहता है कि यहाँ पे जो इंडियन ओशन में नेबर्स हैं जो, इनके साथ कोऑपरेशन रहे और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो। और ये क्या है, इंडिया ये चाहता है कि मेजर मैरीटाइम पावर पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उभर के आए। तो ये इसमें मेनली बस एक आपको वर्ड याद रखना है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस के लिए और ट्रेड के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी यूएस के लिए भी। और दूसरा चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इसमें उसको रोकना। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डज इंडिया नीड ए ट्रांजिशन स्ट्रेटजी अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है इसका जो फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल वगैरह, या केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये भाई सब जो इन पे निर्भरता है इसको घटाना है। यानी कि इंडिया को ज़रूरत है कि जो फॉसिल फ्यूल पे अभी जो इसकी डिपेंडेंस है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, जैसे कोयले से हम 60% से ज़्यादा बिजली बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने इंडिया में, तो हमारी डिपेंडेंस कोयले पे, और हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना हो नहीं पाता। रही बात पेट्रोलियम की, पेट्रोल डीजल तो आपको पता ही है 85% के लगभग हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल होता नहीं है। तो इंडिया को अभी ज़रूरत क्यों है कि वो फॉसिल फ्यूल से अपना डिपेंडेंसी घटाए और किसी दूसरी एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें, दूसरी एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ाए। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एनर्जी जाइंट है जैसे रसिया, सऊदी अरबिया, ये भी क्या है, ये भी अपना देख रहे हैं कि इंडिया की तरह इनकी भी मार्केट बढ़ती जा रही है और इंडिया में भी इनकी मार्केट बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंडिया क्या है अपना जो पेट्रोलियम वगैरह है यहाँ से इंपोर्ट करता है, नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट करता है रसिया वगैरह से, गैस एलपीजी वगैरह जो यूज होती है घरों में भाई साहब वही। जो ओपेक है, ओपेक, ये ओपेक एक ग्रुप है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उत्पादन करती हैं ऑयल का, क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, जैसे आपका सऊदी अरबिया है ये ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये कंट्रीज़ का ग्रुप है, 13 कंट्रीज़ का ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये क्या है, वर्ल्ड की ऑयल डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। इसने भी एस्टिमेट लगाया है अभी ओपेक ने कि वर्ल्ड की जो ऑयल की डिमांड है जितनी 2021 में थी 96.44 मिलियन बैरल पर डे, एक दिन में इतने मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होता है और एक बैरल में 159 लीटर होता है एक बैरल में। तो 96.44 मिलियन बैरल पर डे से इंक्रीज होकर 2021 में ये 2022 में इंक्रीज हो जाएगा 100.59 मिलियन बैरल पर डे। ये देखो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ओपेक की वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसकी वजह से देखो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी क्या है, जब डिमांड बढ़ेगी तो इसके प्राइस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया को तो भाई साहब ज़रूरी है क्योंकि इंडिया तो अपनी एनर्जी की डिमांड यहीं से पूरी करता है। तो इंडिया को फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने की इसलिए ज़रूरत है। तो इंडिया के पास क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। देखो इंडिया अभी जो डिपेंड करता है इंपोर्ट पे, 85% तक ऑयल की डिपेंडेंसी इंडिया की इंपोर्ट पे है कि इंपोर्ट करके मंगाता है। और फॉइल फ्यूल नीड्स भी और भी जैसे गैस, नेचुरल गैस वगैरह हो गया। जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है ये 20% तक मैनेज, मतलब आगे इसको इट कैन एलिवेट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बाई 20%। अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है इंडिया में वो इसको 20% तक इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इंडिया की जो डिमांड है वो आगे इंक्रीज होने वाली है, लॉन्ग टाइम के लिए फुलफ़िल करने के लिए इंडिया को ट्रांजिशन करना ज़रूरी है। अगर कुकिंग फ्यूल की बात करें
जो घरों में गैस वगैरह यूज होती है, एलपीजी वगैरह, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी डिपेंडेंसी भी इंक्रीज होने वाली है। इसलिए इंडिया को एलपीजी वगैरह की जगह जो इलेक्ट्रिकल या फोटोवोल्टिक या अदर जो फ्यूल हैं, बायोगैस वगैरह, ये ऑप्शन सर्च करने होंगे। मेन कंसर्न अभी ये है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आती है, ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, इसमें ये रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, ये बताया गया कि टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उनमें से 15 है जो, इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें क्या है, इंडिया के साथ साथ और भी कई सारी कंट्री हैं जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो डील रही थी उसको, टारगेट को ये अचीव नहीं कर पाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इसमें यह था कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिड्यूस करना है, जितना टारगेट रखा था ये इंडिया के मिला के 15 कंट्रीज जो टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो पेरिस डील को अचीव नहीं कर पाएंगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया। जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री बिलो रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग को भी घटाना है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन घटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी घटेगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज होना, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इंक्रीज होना अर्थ पे, वही है ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस कई बार हम पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। अभी करने की क्या ज़रूरत है, देखो पेरिस एग्रीमेंट में सब ने टारगेट रखे थे और ये भी कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखना है, या हो सके तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे घटाना है, जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल में था। प्री इंडस्ट्रियल लेवल आप समझते हो, तब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति, यानी कि जब फैक्ट्रियाँ वगैरह बनना शुरू हुई थी तो उनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा, इन्वायरमेंट में कार्बन इमिशन बढ़ा। तो तब उससे पहले जो इन्वायरमेंट था, लगभग 60 से पहले जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर वगैरह था, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, तो वो हमें अचीव करना है, इसमें ये टारगेट है। इंडिया के प्लान और गोल क्या हैं, देखो इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का इन 15 कंट्रीज़ में, 7वें नंबर पे। पेरिस डील में इंडिया ने जो प्रतिज्ञा की थी, प्लेज की थी, ये कहा था कि 2030 आते आते 33% से लेकर 35% इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस कर देगा इंडिया, जितना 2005 में लेवल है उससे लेके। लेकिन ये देखो, ये टारगेट अपने इंडिया ने अभी जो COP26 हुई थी, UNFCCC की मीटिंग हुई थी COP26, उसमें इंडिया ने ये टारगेट बढ़ा भी दिए। लेकिन इंडिया ने देखो ये टारगेट इतने तो रखे थे, लेकिन इंडिया ने एक आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च कर दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसमें, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कोल में, कोल ने इंडिया में टारगेट बनाया कि 500 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा इंडिया कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि कोल का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने वाला है। देखो एक तरफ तो इंडिया टारगेट ये कर रहा है कि जो कार्बन इमिशन है उसको घटाना है, एक तरफ कोल प्रोड्यूशन करने में इंडिया प्रमोट कर रहा है। कोल आपको पता है इससे कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोनों बात एक दूसरे के विपरीत हो गई ना। एक तरफ तो आप टारगेट रख रहे हो कि इमिशन को घटाना, दूसरी तरफ कह रहे हो कि कोल को इंक्रीज़ करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, देखो इंडिया के पास ऐसी कोई फेडरल लेवल की पॉलिसी नहीं है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो कोऑर्डिनेट करती हो, ताकि फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को डाउन किया जा सके, कम किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन किया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है एक तरह से नवीनीकरण ऊर्जा, आपकी सोलर एनर्जी, सूर्य से जो बिजली बनाई जाती है, विंड एनर्जी, ये सब आती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अभी जो फॉसिल फ्यूल है इसकी यूज़ को लिमिट करने की क्यों ज़रूरत है, देखो जो फॉसिल फ्यूल की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो ग्लोबल कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा आती है, लगभग $2.9 ट्रिलियन पर ईयर की कॉस्ट आती है, और $8 बिलियन पर डे की कॉस्ट आती है। लगभग 3.3% ग्लोबल GDP देखे तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से खर्च होती है। देखो एयर पॉल्यूशन की वजह से और भी नुकसान होते हैं भाई साहब, एयर पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, दूसरा हेल्थ पे भी खर्च करना पड़ता है, बीमारी होती है। तो इस तरह से जो कॉस्ट आती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, वो कॉस्ट इतनी काउंट की गई है। इंडिया की अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाएं तो $150 बिलियन एयर पॉल्यूशन की वजह से, जो फॉसिल फ्यूल की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से इतनी कॉस्ट आती है इंडिया में, $150 बिलियन। ओवरऑल चैलेंजेस क्या क्या हैं, ओवरऑल चैलेंजेस ये हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से
प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है 1900 से लेकर 1950 के बीच में। ये करंटली ये कंट्रीज का जो इमिशन टारगेट है वो देखो इस लाइन में नहीं है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट को रोक सकें। जो 1.5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखना है ये इसको अचीव कर सकें, ऐसे कदम अभी गवर्नमेंट कोई उठा नहीं रही है। कदम उठा रही है लेकिन उठते दिख नहीं रहे। कहने का मतलब ये है। इंडिया के लिए नीड ऑफ द आवर क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, अभी क्या ज़रूरत है इंडिया को करने की। इंडिया को ज़रूरत है कि जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, जो कोल को प्रोडक्शन की बात कर रहा है इंडिया, इसको रिड्यूस करना है, कम करना है। जितने भी प्रोड्यूसिंग फील्ड है, जितनी भी कोल की प्रोड्यूसिंग फील्ड है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे और स्ट्रेटजिक रिजर्व इंक्रीज करे। स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब है अपनी फ्यूचर डिमांड के लिए स्टोरेज करके रखे पेट्रोलियम वगैरह की, ताकि फ्यूचर में अगर ऑयल प्राइस बढ़े तो वो अपना स्ट्रेटजिक रिजर्व से यूज कर सके उस ऑयल को। नेक्स्ट है कि जो पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी है उनको भी रिस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और जो स्लोड थिंकिंग है उसको अवॉइड करना। स्लोड थिंकिंग का मतलब ये है जो डिपेंडेंसी कोल पे डिपेंडेंसी बढ़ाने की इंक्रीज करने की बात की गई है उसको हटा के रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना। तो यही थे आज के टॉपिक बस।